बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज द टी इज़ फैंटास्टिक की दूसरी सालगिरह है। आज से 2 साल पहले अभिनंदन जब पाकिस्तान की सरहदी हदूद को क्रॉस करता हुआ अपने जहाज़ के ज़रिए अंदर आया तो हमारी पाक फ़िज़ाइया के बहादुर जवानों ने उसका जहाज़ गिराया। उसके बाद फिर उसको पकड़ा, फिर उसको लेकर गए, उसके बाद उसे चाय पिलाई, उसकी खातिर तो आज़ो की, फिर उसने कहा द टी इज़ फैंटास्टिक। दूसरी सालगिरह है और इसी पर मुझे कुछ इशार याद आ गए। इशार ये है जी कि दुनिया मेरे आसाब को कमज़ोर ना समझे, दुनिया मेरे आसाब को कमज़ोर ना समझे, इस खुए शेकेबाई को कुछ और ना समझे। खुए मतलब आदत और शेकेबाई यानी कि तहम्मुल की आदत। इस खुए शेकेबाई को कुछ और ना समझे। सोए हुए शेरों को जगाना नहीं अच्छा, हमसाए को दिन रात सताना नहीं अच्छा। खामोश था लेकिन तेरे ढब देख रहा था, मैं सोचती आंखों से गजब देख रहा था। अंगश्त से महताब का दिल चीर के रख दूं, मजजूब नहीं हूं कि तुझे कुछ ना कहूंगा। फौजी हूं पलट कर मैं कड़ा वार करूंगा। एक पैकेज तैयार किया हमने, जरा देखिए। तो ये हमने पैकेज तैयार किया था जी, द टी इज़ फैंटास्टिक आपने देखा। और मेरा ख्याल है दूध पत्ती पिलाई सी अभिनंदन नू, दूध पत्ती कड़कदार, वो भी ट्रक होटल वाली, बड़ी मज़ेदार होती। लेकिन बहरहाल मुझे याद है कि एक इंडियन मीडिया जो है बार बार ये रिक्वेस्ट करता रहा अपनी आवाम से कि अभिनंदन की ये जो वीडियो है द टी इज़ फैंटास्टिक, ये चलाए नहीं, ये फॉरवर्ड ना करे, इसको डिलीट कर दें। इंडियन मीडिया कहता रहा है, वो भी आपको याद कराते हैं, ज़रा सुनिए। तो डिलीट करने से तो फिर मेमोरी से तो चीज़ें डिलीट नहीं होती हैं, इरेज नहीं होती हैं, और फिर जब सालगिरह आएगी फिर हम आपको याद तो कराएंगे। और अगर आपसे विलन होके कहते हैं कि हम सब भी सोल्जर्स हैं, तो यहाँ पे भी 22 करोड़ से विलन्स जो हैं वो भी सोल्जर्स हैं और वो भी जवाब देंगे। और दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले ही कहा था कि आपको वार्निंग दी थी कि कुछ ना करें जब आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गीदड़ भपकी आई थी, लेकिन उसके बावजूद आपने पंगा लिया। उस पंगे का जवाब फिर मिला। आप तो पंगा क्या लेकर गए कि चंद दरख्त और एक कौवा मार गए और आपने कहा कि हमने वहां पर हमला किया। अगले दिन फिर हमारी एयरफोर्स जब गई है, उन्होंने 6 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए, जिनमें से एक टारगेट पे आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूद थे। लेकिन फिर 6 टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने साइड पर वार्निंग शॉट्स जो हैं वो मारे और उसके बाद वापस आ गया। अभिनंदन ने पीछा किया और एक जहाज आपका उधर ही गिराया, आपकी सरजमीन पर, और दूसरा अभिनंदन साहब अंदर आ गए थे तो यहां पर गिरा। लेकिन इवेंचुअली फिर हमने उनको चाय पिलाई और उन्होंने कहा द टी इज फैंटास्टिक। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कहिएगा आज के मौके पे? मेरा हाल है, एक तो ये कि आपका पैकेज बहुत अच्छा बना, एक्सेलेंट पैकेज, सो माय कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। दूसरा, आई थिंक इट कन्वेज द एंटायर मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो डिटरेंस है पाकिस्तान का वो रीइंफोर्स हुआ है। एक 22 करोड़ का मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, और आबादी के लिहाज से 6ठा बड़ा मुल्क है। लेकिन बेशक उसके बावजूद कि भारत हमारे साथ बहुत बड़ा है, लेकिन पूरी कौम को हिला कर रख दिया भारत की। वो जो कहता है ना कि हम 1.3 अरब लोग जो हैं, हम सब सिपाही हैं, तो जब सिपाही नहीं थे वो सिपाही बनना मजबूर हो गए। ये फर्क डाला आपके 27 फरवरी के ऑपरेशन में। दूसरी बात, आपने बड़े बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि आपने तो एक रात की तारीकी में एक हमला किया, और एक इस तरह का हमला किया जो कि गालिबन आपके अपने स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं करता था। आपने बहुत कम नुकसान पहुंचाया। हाँ, आपने एक हिम्मत की, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के अंदर थोड़ा बहुत आके और फिर जाते जाते बाहर ड्रॉप किए बॉम्ब्स और पाकिस्तान की टेरिटरी को बॉम्ब किया। लेकिन अगले ही दिन 12-24 घंटे के अंदर अंदर यू गॉट द रिस्पॉन्स। आपको 12 दिन लगे पुलवामा के बाद फैसला करने में और हिम्मत पकड़ने में। पाकिस्तान एयरफोर्स ने या पाकिस्तान ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दिया। ये है डिफरेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस और डिफरेंस ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस। ये चीजें फर्क होती हैं। आप पहले से सोच चुके होते हैं कि किस किस्म की जंग होगी, दुश्मन क्या करेगा और मैंने जवाब किस तरह देना है। ये 24 घंटे में नहीं हुआ, ये 20 साल की मेहनत के अंदर ये चीज मामला तय हुआ। तो पाकिस्तानी अफवाज अपने मिशन के लिए, जो कि जारहाना हरगिज नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के दिफा के लिए हर किस्म का रोल अदा करने के लिए, हर किस्म का मिशन अदा करने के लिए तैयार बैठी हैं। यही वो पैगाम है जो 27 फरवरी को उनके पास जाता है कि डिटरेंस, रीइंफोर्स डिटरेंस। न्यूक्लियर एक तरफ, हम यहां पे भी नहीं छोड़ेंगे इन चीजों के अंदर। मेरा ख्याल यही पैगाम उनके लिए काफी था।
अच्छा, मुझे शहजाद चौधरी साहब ये भी याद आ रहा है कि 27 फरवरी को जब हमारे पाक फ़ज़ाइया के जवान वहाँ पर गए और उन्होंने जो है वार्निंग शॉट्स वहाँ पर किए, और एक जो जगह थी वहाँ पर उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। अच्छा, इतनी बौखला गई हिंदुस्तान की फ़ौज के उन्होंने मिसाइल मारा नीचे से और अपना ही हेलीकॉप्टर गिराया जिसमें 6 कैजुअलिटीज़ पायलट समेत हुई। उनका पायलट भी मारा गया और 5 लोग और मारे गए। तो उसके नतीजे में उन्होंने फिर 2 लोगों को कोर्ट मार्शल किया। तो इससे साबित होता है कि जब हम सुनते हैं, वैसे आईएसआई के हवाले से तो हम सुनते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द होल वर्ल्ड, कि हमारी ओवरऑल फौज अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एयरफोर्स, हमारी बहरिया सब बहुत प्रोफेशनल हैं, और वो तो इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद बौखलाहट में अपने हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं, मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उस दिन 3 जहाज गिरे उनके 6 लोग मारे गए, और अभिनंदन प्रिजनर ऑफ वॉर बना, और 2 पायलट्स SU-30 के जो थे उन्होंने इजेक्ट किया अपने इलाके में, और बहरहाल अपने इलाके में, और उनको पकड़ने के लिए ये हेलीकॉप्टर एयरबोर्न हुआ था उनको सर्च करने के लिए। तो बाहर सूरत वो तो एक चीज हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, दुनिया भर में इस ऑपरेशन की तारीफ की गई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस प्रोफेशनलिज्म और जिस प्रिपेयर्डनेस के साथ और जिस इंटेग्रिटी और सिनर्जी के साथ ये मिशन किया, ये मेरे ख्याल में दुनिया भर में एक मिसाल के तौर पर सामने आया है। कभी भी इस तरीके से इतने एलिमेंट्स एयरफोर्स के मिलके एक मिशन को अंजाम दें, ये बहुत कम देखा गया है, बहुत कम ऐसा हुआ है। तो मेरा ख्याल है यही बौखलाहट थी, इस किस्म की जो सिनर्जी थी तमाम एलिमेंट्स के बीच में, जिसके ये ऑपरेशन हुआ, मुकम्मल हुआ और बखूबी और बेहतरीन तरीके से करके वापस पहुंचे वो। दूसरी बात, एक और चीज आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई, उनके जो 14th कोर के जो कोर कमांडर हैं वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। तो ये मालूम था हमें कि वहाँ पे वो मौजूद हैं, उस जगह पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के अंदर ब्रीफिंग्स हो रही थी उनकी। तो वहाँ पे जब निशाना लिया गया, पहले निशाना लेके उसके बाद फिर उसको खुद से हटा के, ताकि उस किस्म की ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये लोग। दूसरा, उनका जो एयरफोर्स के जो मसाइल थे उसके अंदर उनका जो वेस्टर्न कमांडर था उसको रिमूव किया गया। एक उनका इंडियन एयर चीफ जो था, उसने वो जो उस जमाने में वो जब फौरन रिटायर हो गया तो उसने कहा कि काश, मैं तो पहले ही कहता था कि मेरे पास रफेल होते तो मैं बिल्कुल देख ली, आज का दुनिया में देखना नसीब ना होता। एक कमांडर ये बात करता है, कोई कमांडर ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी फौज तैयार नहीं है। वो कमांडर क्या कह रहा था, मान रहा था कि मेरी एयरफोर्स तैयार नहीं है इस काम के लिए जिसमें उसको झोंका गया। तो मेरा ख्याल है ये एडमिशन ऑफ फेलियर है। अच्छा, ये जो अभी राफेल इनके पास आया, इसकी टक्कर का हमारे पास क्या है शहजाद चौधरी साहब? बहुत पहले से हमारे पास सब कुछ है, और वो है आपके पास, देखिए राफेल तो अभी आया, और उससे पहले हमारे पास आपके पास ब्लॉक F-16 ब्लॉक 52 बैठे हैं, इतने सालों से उड़ रहे हैं, हम ऑपरेशनली उनको इस्तेमाल कर चुके हैं। बेहतरीन जहाज है, वो हमारे पास अवेलेबल है, और वही कैपेबिलिटी अब भारत लाया है। उनके पास तो पहले भी थी, SU-30 भी था, लेकिन अब इस्तेमाल करने का भी तो एक अंदाज होता है ना, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू इंटीग्रेट इट, हाउ टू ऑपरेट इट, हाउ टू अप्लाई। ये फोर्स एप्लीकेशन है, फोर्स कॉम्पोजिशन, फोर्स स्ट्रक्चर करते हैं, फोर्स कॉम्पोजिशन करते हैं, फिर फोर्स को अप्लाई करते हैं, तब जाकर तो कोई एक कैंपेन या कोई ऑपरेशन कामयाब होता है। तो मेरा ख्याल है कि उन एरियाज के अंदर उनके यहाँ भी काफी फुकदान था। तो हमारी टक्कर का जवाब यह है कि हमारे पास हर वो कैपेबिलिटी मौजूद है जो कि मिलके एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी और मल्टीप्लाई करती है अपनी इफेक्ट को। वो ये नहीं होता कि एक जहाज वर्सेस दूसरा जहाज, वो सब मिलते हैं तो वो 1 और 1 11 बन जाता है, 1 और 1 2 नहीं रहता। तो यही खूबसूरती है कैंपेन प्लानिंग के अंदर, जो कि हासिल करने वाली बात होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को एड्रेस करके कहना चाहूँगा कि ये जो हमने पैकेज दिखाया था, इसमें उनका एक एंकर है अर्नाब गोस्वामी, वो कह रहा था इट इज़ टाइम टू क्रश पाकिस्तान एंड इट इज़ टाइम फॉर ब्लड। और उसके बाद हमने देखा है कि वहाँ पे जो ये स्कैंडल सामने आया, उसमें फिर बहुत सारी हकीकतें सामने आई और पता लगा कि अर्नाब गोस्वामी को पहले से पता था कि पुलवामा में ये होने जा रहा है, जिसको बुनियाद बना के बाद में पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने हमला करने की जुर्रत की। यानी कि वो खुद ही इसके मास्टरमाइंड थे जो कुछ पुलवामा में हो रहा था। इसके सबूत बाकायदा तौर पे हिंदुस्तान में डिस्कस हुए, मीडिया में डिस्कस हुए, और अर्नाब गोस्वामी जो है वो उसका एक किरदार था। लेकिन जब वो इस तरह की बातें करते हैं दैट इट इज टाइम टू क्रश पाकिस्तान और इट इज टाइम फॉर ब्लड, तो ही साउंड्स एंड सीम्स लाइक अ जोकर। और ये
एक मेंटालिटी है हिंदुस्तान की कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान को दबा लेंगे, और भाई ऐसे पाकिस्तान नहीं दब सकता। इतनी बड़ी फौज के साथ आपने इतनी बड़ी शिकस्त की है और आपको शिकस्त मिली है और पूरी दुनिया ने देखा है और आपका मजाक बन गया है, और उसके बाद फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। तो क्यों टेस्ट करते हैं अपने फौजियों को, क्यों बेचारों को इम्तिहान में डालते हैं? पहले उन्होंने हमारे से फेंटी खाई है, उसके बाद उन्होंने चाइना से फेंटी खाई है, और उसके बाद अब आपके अंदर जिस तरह की गवर्नमेंट आपकी है, वो खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि फाशिस्ट रजीम है। आपके तो किसान नहीं घरों को वापस जा रहे, वो बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारा हक जब तक नहीं मिलेगा। उन्होंने दिल्ली के वो लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। उसके अलावा आप देखें कि सिटीजन एक्ट जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ सलूक हो रहा है, तो भाई अपना घर सीधा करो, छोड़ दो पाकिस्तान को। यह ख्वाब पूरा नहीं होना कि पाकिस्तान को क्रश करेंगे या इट इज टाइम फॉर ब्लड। पाकिस्तान को छोड़ो, अपने गिरबान में झांको, अपना घर सीधा करो। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर मौजूद है, और अगर दोबारा कभी इस तरह का कुछ होगा तो फिर भी चाय पिलाएंगे और फिर आपका बंदा कहेगा द टी इज फैंटास्टिक। लास्ट क्वेश्चन शहजाद चौधरी साहब, ये कौन सी चाय थी जो पिलाई होगी? मुझे तो नहीं पता, शायद आपको पता हो, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। जितनी पसंद आई अभिनंदन को। सारे मैसेज में इसी तरह की चाय पिलाई जाती है जो भी आता है, तो हम फर्क नहीं करते। अपने मेहमान को जो चाय होती है हमेशा सब, हम भी यही पीते हैं, हम उनको भी यही पिलाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, और प्रॉपर अब पॉलिटिकल डिस्कशन हमें करनी है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। हमजा शहबाज साहब की जमानत हुई है आज जी। मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस था, उनके खिलाफ गिरफ्तारी हुई थी हमजा शहबाज साहब की 11 जून 2019 को। रेफरेंस दाखिल किया नैब ने 20 अगस्त 2020 को, और जमानत हुई है अब तकरीबन 20 माह के बाद। तो हमजा शहबाज क्या कहा उन्होंने आज बाहर निकल के जेल से, सुन लें। तो कागज लाते ना रात को टॉक शोज में बैठ के ये सबूत मिल गए, पाकिस्तानी कौम से रोज झूठ बोलते हैं। आज पूरी कौम ने इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक पाई की कोई पर्चा नहीं लगता। मेरे साथ है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उस्मा बुखारी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस, आपसे शुरू करते हैं। ये हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं कि जमानत के बाद के सबूत आप लहरा लहरा के हमें कहते थे कि देखें जी हमारे पास सबूत हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और अब हमको पता लग गया कि आप लोग झूठ बोलते थे, और ये 3 साल बदतरीन इंतकाम लिया आप लोगों ने एहतसाब के नाम पे। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी डॉक्टर फिरदौस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, बात यह है कि हमजा शहबाज शरीफ का आज जो बयानिया है वो जिस अंदाज से जेल से बाहर निकल के फतह के झंडे गाड़ रहे हैं, और जिस तरह से वो अपनी मासूमियत और बेगुनाही के चर्चे बयान कर रहे हैं, उन्हें शायद इस बात का पता नहीं है कि ये हार्डशिप ग्राउंड्स पे उनकी बेल हुई है। ना किसी ने उनको क्लीन चिट दी है, ना अब तक इस मुकदमे का फ़ैसला हुआ है, और ना किसी जगह पे उनको NOC दे दिया गया है कि आप बेगुनाह हैं और आपकी कारस्तानियाँ स्याहकारियाँ जो है वो किसी जगह भी साबित नहीं हुई। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोपेगेंडे के साथ जोड़ के जो चोर जो हैं वो हाजी बन के गले में हाथ डाल के ऐसे जगह जगह फिर रहे हैं और फूल नचावर करवा रहे हैं कि जैसे वो हज करके आए हैं। ये ऐसे ही है जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वो जो अब 900 चूहे खाने के बाद तकरीबन 20 माह जेल में रहने के बाद क्या वो जेल में जो है किसी कप, वर्ल्ड कप का कोई कप और ट्रॉफी रिसीव करने गए थे? यकीनन उनके ऊपर वो इल्ज़ामात एग्जिस्ट करते हैं। वो इल्ज़ामात इस वक्त भी मौजूद हैं और अदालतों के अंदर ट्रायल हो रहा है। अदालतों के अंदर उन्होंने साबित करना है कि वो बेगुनाह हैं या गुनाहगार हैं। लेकिन अभी तक जो ज़मानत है वो आपको पता है कि यहाँ 302 के सरेआम कत्ल करने वाले लोग जो है
वो भी अदालतों से जमानतें लेके रिहा हो जाया करते हैं, और उसके बाद ट्रायल के बाद जब वो गुनाहगार साबित हों तो वो जेल यात्रा पे फिर दोबारा जाया करते हैं। तो लिहाजा ये बगले बजानी, वावेला मचाना और ये कहना कि एक धेले की एक दमड़ी की करप्शन साबित नहीं हुई, तो दमड़ी और धेला तो वैसे ही अब पाकिस्तान की करेंसी में और दुनिया की भी किसी करेंसी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये इंटरेस्टिंग मैच जो अब शुरू हुआ है PMLN लीग का आपस में, क्योंकि हमजा की चले उसके ऊपर आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से जो आपका इट सेल्फ इंडिकेट करता है कि शरीफ खानदान में दरारें वाक़या हो गई हैं और पहले दिन ही कासी हो गई है। मरियम नवाज का कहाँ ना आना जी, मौजूद ना होना। अच्छा, स्टेज के ऊपर ना, क्योंकि मैंने वो इस्तकबाल के लिए तो गई थी जेल तक, तो भाई के बयानिए को तकवीयत देने के लिए बहन मौजूद नहीं थी। चलिए, ये उज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं। उज़मा बुखारी साहिबा जी वो कहती हैं ये चोर हाजी बन गए और चोर जो हाजी बने उनको हार पहनाए जा रहे हैं और 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। मैं तो हज का लफ्ज जो है उसकी तौहीन नहीं करूंगी, क्योंकि जो झंडे इन्होंने गाड़े हैं ना आटा चीनी चोरी के अंदर, जो इन्होंने झंडे गाड़े हैं पेट्रोल माफिया को सपोर्ट करने के लिए, जो इन्होंने झंडे गाड़े हैं ना माफियाज को पालने के चक्कर में, ये झंडे वाकई यही गाड़ सकते हैं। और ये इन्हीं को जो है वो जाहिर है जो दूसरों को कहते थे आज वो सब घूम फिर के इनके ऊपर आ रहा है। और इनकी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। वो जो होता है ना, वो आपको याद है कि वो होता है कैरेक्टर कि जो है वो दूसरे के घर में ताक लगा के बैठा होता है कि कोई चीज मिले और मैं जो है वो उसके अंदर फसाद क्रिएट कराऊं। तो ये जो कर ले ये यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं है। आपने काजी फायज ईसा केस की जजमेंट पढ़ी होगी बैरिस्टर एहतशाम साहब, और काजी फायज ईसा के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने बड़ा क्लियरली ये जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन जो है वो बताई है और कहा कि अगर मशकूक ट्रांजैक्शंस हो तो उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कह सकते। इनका तो पूरा केस ही है था। हमजा साहब को तो चले वो तो आज की बात है ना, हमारे जितने लीडर इन्होंने जेल में डाले और डलवाए उसके बाद उनके रिजल्ट क्या निकला, वो हम इतने अरब ले आएंगे, वो मुंह पे मारेंगे, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज तक किसी एक को कन्विक्शन नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मियां साहब की और मरीम की कन्विक्शन है उसमें तो खुद इनके अपने बड़े इनके वफाकी वुज़रा कराम जो है वो क्या फरमाते हैं कि मियां साहब जो है उनको जाहिर है करना जरूरी था प्रोसिक्यूट, वरना जो है वो चौथी दफा वजीर आजम बन जाते। और पाकिस्तान की जो तारीख है ना जब लिखी जाएगी तो हमेशा लिखी जाती है। भुट्टो साहब की भी अदालती कत्ल के बाद तारीख लिखी गई और पता चला कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और यहाँ पर भी बहुत सारी स्टोरियां, और वर्षद मलिक बेचारे जो है वो कब्र में चले गए। बहरहाल उनकी जो वो कह गए, जो उनकी वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं वो तो मौजूद हैं, और अभी बहुत सारी और चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, जो शायद सामने आने वक्त जो है वो मुंह छुपाने को इनको भी जगह नहीं मिलेगी। अब मेरी जहां तक गुजारिश है कि मरियम साहिबा जो है वो इनके असाब पे सवार हैं। ये बेचारे जो है सुबह दोपहर शाम मरियम नवाज के वो राग से, और उनकी नौकरियां जो है वो है ही सिर्फ मरियम नवाज की मरहून मिन्नत। अगर मरियम नवाज नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं रहेगी। और बेचारों का हाल ये है कि कल वजीर आजम ने इनको उठाना पड़ा, उन्होंने कहा मैंने 6000 अरब का नाम लिया है, तालियां क्यों नहीं बजाई। ये हालत है और ये इनकी कारकर्दगी है कि तालियां बजाओ। अच्छा, उज़मा बुखारी साहिबा मुझे बताइएगा 6000 अरब कह दिया, बस बजा लो, उसके ऊपर हो या ना हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो इतने 1000 अरब आने थे, वो यहाँ जाने थे, वो वहां जाने थे, वो भी पता नहीं कहाँ के किससे कहाँ हुए। अच्छा, आपने ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो डस्का में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो गायब हो गए और 14 घंटे उनका पता ही कोई नहीं लग रहा था, तो क्या उस हवाले से आपने स्टेटमेंट दिया कि उन लोगों को पकड़ के तहवील में जिस फार्म हाउस पर रखा गया उस फार्म हाउस पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थी? इज दिस अ स्टेटमेंट दैट यू हैव गिवन? जी बिल्कुल मैंने दिया और मैं इस पे कायम हूं। और मैं समझती हूं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो दिया है, आपके पास कोई सबूत है इसका कि उनको अगवा किया, उनको फार्म हाउस पे रखा और डॉक्टर फिरदौस वहां पे मौजूद थी? इन सब की जो लोकेशंस हैं
जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा ही है। और अगर फिरदौस साहिबा मौजूद नहीं थी तो इनका, मैंने तो कहा है कि एक तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए, हमारी पार्टी का भी ये स्टांस है। और वो तहकीकाती कमेटी जो है इनके फोन्स और इनकी लोकेशन चेक कर लें, पता चल जाएगा कौन कौन कहाँ था और क्या कर रहा था। और ये इस तरह से जो है, और अब फिर ये देखिए कि जो सरकारी मुलाजमीन को सजा मिली है, ये उसके लिए भी मैदान में निकल गए हैं, उनको भी जो है फैसला हुआ है, उनके खिलाफ जो है इनको अदालत जाना है। तो इससे आपको नजर नहीं आ रहा उन सरकारी मुलाजमीन किसको जो है वो अपनी जो ये झूठी अना और उसके चक्कर में ये इलेक्शन हर सूरत हाल में जीतना था, उसके लिए सरकारी मुलाजिम जैसे भी इस्तेमाल हो सकते थे हमने किए। तो ये मामला इतने ठीक है, चले क्योंकि एक इल्जाम है जी, इजाजत दीजिएगा, मैं आ गया जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ गया। उस्मा साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि एक बड़ा इल्जाम है। अब जी डॉक्टर साहिबा, मुझे वो कहती हैं जी लोकेशंस एक जगह पे होंगी, अगर इंक्वायरी में चेक करें आपका मोबाइल भी और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। अच्छा नहीं, पहले आप मुझे जवाब देने दें जो इन्होंने राग लापा है, पहले मुझे उसका जवाब देने दें, फिर मैं आपकी सुनती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का क्रेडिबल फेस और सादक और अमीन होने का सर्टिफिकेट प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको दे चुकी है। और वो इस सियासत के और वज़ीर आज़म हाउस के सिंहासन पे बैठने से पहले एक ऐसे नीट क्लीन लीडर के तौर पे क्रेडिबिलिटी लेके उस वज़ीर आज़म हाउस तक गए हैं। उसमें मरियम नवाज और जाली राजकुमारी जिस तरीके से अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए और नून लीग की तमाम तर क़यादत जो है वो उस वक्त तक अपनी सियासत को मुकम्मल नहीं समझते जब तक वो वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश ना करे। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए हमेशा वज़ीर आज़म का नाम लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर इनकी सियासत मुकम्मल ही नहीं। दूसरी चीज़ अब रहा मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला सवाल, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है। और शायद उज़्मा ने अपने इंतहाई जो तंजीम साजी करवाने के जो माहिर थे वो, और जिसकी तंजीम साजी सरेआम कौम ने देखी, उसका जो हशर समा के प्रोग्राम में हुआ और वो इसी तरह का चैलेंज जो थे वो पहले प्रोग्राम के शुरू में उन्होंने चैलेंज किया, उसके बाद वो उस चैलेंज से भाग गए और एंड तक जो है वो नदीम मलिक साहब उनसे इसकी क्लैरिफिकेशन मांगते रहे, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन उनके पास नहीं थी। इसी तरह मेरी बहन उज़्मा ने एक नया इंकशाफ किया। तो मैं आपके प्रोग्राम में एहतशाम आप मेरी बहन को ये कहें कि मेहरबानी करके जो उसने इल्ज़ाम लगाया है या उसको उस इल्ज़ाम पे माफ़ी मांगनी होगी या फिर उसको साबित करना होगा। अब उसको साबित करने के लिए उसको उस दिन का रेलिवेंट जो मेरी पोजीशन और मेरा उस दिन का टोटल रोल था, देखिए मेरे हल्के के एडजेसेंट हल्का है वो, और मेरी जमात जो है वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। मैं वहाँ पे एक हुकूमत की स्पोक्स पर्सन हूँ। मेरा वहाँ लेकिन आप इसको टोटली डिनाई करती हैं। वो 20 आपने देखा हो, मुझे किसी जगह पे आपने पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर आते देखा हो, मुझे किसी जगह आपने उस हल्के का, चले वो तो छोड़ देना, वो तो वो इल्जाम ही नहीं लगा रही ना डॉक्टर साहिबा, उनका इल्जाम कुछ और है, इल्जाम की नौयत मुख्तलिफ है। इल्जाम ये है डॉक्टर साहिबा, और जिस तरह वहां हमारे बदकिस्मती है बैरिस्टर साहब कि जिस जमात ने हमारे पोलिंग एजेंट को कत्ल किया, हमारे लोगों को जख्मी किया, जिन जालिमों को बेनकाब करना चाहिए था उनको आपने मजलूम बना के पेश किया, और जो मजलूम थे उनका आज तक आपने जिक्र नहीं ठीक किया। हो गया जी। क्या किसी टीवी चैनल ने मैं चाहता हूं कि उस बेवा से ये सवाल किया जाके कि तुम्हारे पेट के अंदर 2 माह क्या बच्चा पैदा होने से पहले यतीम किसके हाथों हुआ, और वो लोग कौन थे जिनके साथ बड़ा अफसोसनाक वाकया, इसमें कोई शक नहीं इसमें। और इस हवाले से मैंने उज़्मा बुखारी साहिबा से सवाल पूछना है, मैं पूछूंगा जी। मीडिया का रोल अच्छा, लेकिन आप इसको क्लियर कट डिनाई कर रही हैं, क्योंकि इल्जाम ये नहीं, जितनी भी बातें आपने की उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि वो जो 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स, सॉरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए थे।
ब्रिस्टर साहब, अच्छा। मैं डिनाई नहीं सिर्फ कर रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको भी, आपके चैनल को भी और उस्मा को मुझे भी। क्यों चैलेंज कर रही है? मैंने नहीं इल्जाम लगाया। मेरी प्रेजेंस उस पूरे प्रोसेस अच्छा। में आपको नजर आए या कहीं पे क्योंकि मैं सियासतदान हूं, मैं बैसाखियों पे आने वाली नहीं हूं असेंबली में, मैं वोट की ताकत पे बिलीव करती हूं और ये किसी सूरत भी नहीं है कि किसी को अगवा किया गया हो। ठीक है जी। ये गुमराह प्रोपेगेंडा है, ये उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की साजिश थी। नून लीग हारते हुए जो दर्द और शर्मिंदगी उसको उठानी पड़ रही थी, उसको पता था कि अब सिर्फ इस शर्मिंदगी से बचने का एक ही तरीका है कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाए। मैं ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मुझे 1 मिनट दीजिएगा आप डॉक्टर फिरदौस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 मिनट दीजिएगा आप। उस्मा साहिबा, उस्मा साहिबा, अगले दिन नताए जाते रहे हैं, तो ये कौन सी अनोखी बात थी? मैं आता हूं आपकी तरफ वापस आता हूं, आपकी बारी पे आपकी तरफ वापस आता हूं डॉक्टर साहिबा। एजेंडा नून लीग का। चलिए उस्मा साहिबा, वो क्लियर कट वो कहती है मैं डिनाई नहीं कर रही हूं, मैंने चैलेंज किया है और वो उन्होंने तो कहा है कि आप माफी मांगे और अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके जिस फार्म हाउस पे रखा गया था, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आप कहती हैं कि डॉक्टर फिरदौस उस फार्म हाउस पर मौजूद थी। इट इज अ बिग एलिगेशन उस्मा बुखारी साहिबा। देखिए, इनके कहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा ना, ये कहती रहे जो भी इन्होंने कहना है, और फिर जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, और इतने बुरे दिन मुझ पे नहीं आए कि मैं अब इनसे माफिया मांगने बैठूंगी। पहले तो इमरान खान जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डेफेमेशन केसेस हैं, उसने आज तक जवाब ही जमा नहीं कराया, जो वो पार्टी है वो कहती मेरे कान में कुछ कहा था, उनकी बात सुन और लें। बस हमने कह दिया। तो ये जो सर्टिफाइड झूठे और वोट चोर साबित हुए हैं, इनको चुप कराइए आप, इनको डॉक्टर चुप साहिबा एक कराइए। सेकंड रुक जाए ना, उनकी बात सुनने फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। और झूठा साबित हुए हैं इमरान खान साहब, वो पूरी कौम ने देखा है। इनको चुप कराइए बेस्टर साहब, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा। डॉक्टर साहिबा उन्हें बोलने तो दें। इनके कहने से मुझे फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहिबा फर्क पड़ता है। बैरिस्टर साहब, ये कोई डॉक्टर साहब उन्हें बोल लेने देना, फिर आप अपनी बारी पे बोले। मैं आपकी तरफ आऊंगा डॉक्टर साहब, you'll get full opportunity। इन्होंने फूल गिराने थे, पता नहीं कौन कौन से, वो ये फूल अपने तक रखा करें, ये तंजीम साजियाबाजियां अपने तक रखा करें, ये मेरे तरफ लेके ना आए, ये मेहरबानी इस तरह किसी को खुद समझ नहीं आएगा अगर आप दोनों बोलेंगी। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, होल्ड योर हॉर्सेस। चीखने चिल्लाने से और एक सेकंड ठहर जाए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, डॉक्टर साहब डीएसएनजी पे हैं हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सेकंड उस्मा साहिबा, एक सेकंड। डॉक्टर साहिबा मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहिबा मेरी बात तो सुनो। देखें, आप हैं डीएसएनजी पे हमारे साथ और उस्मा बुखारी साहिबा हैं टेरा पे, जिसका मतलब यह है कि उनको आवाज 3 सेकंड की डिले से पहुंच रही है और हमारे पास भी उनकी आवाज 3 सेकंड की डिले से आ रही है, और आप दोनों इकट्ठे बोलेंगे ना तो व्यूअर्स को कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए आपने एक चीज कही है, उसका जवाब उन्हें देने दें, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मेहरबानी करें जी। उस्मा साहिबा आप कंप्लीट कर लें, फिर डॉक्टर साहिबा बोलेंगी जी। देखिए, यही तो स्ट्रेटजी है इनकी कि दूसरे को बात नहीं करने देनी, और शोर के अंदर जो है वो आप बात छुपा लें तो वो होगा नहीं। ये जो है ना, ये कहीं और चलता होगा, मेरे सामने नहीं। मैंने इनकी तमाम बातें हौसले के साथ सुनी, इन्होंने क्या क्या बोला है। अब ये जो उन्होंने अपने लिए बोला है ना, ये वो बोलती रही, ये तंजीम साजी ये अपने तक रखे, ये बराए मेहरबानी मेरी तरफ ना लाए। मैं सियासी बातों का सियासी जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास सियासी दलाइल हैं। जब दलाइल खत्म हो जाते हैं फिर इस तरह की गुफ्तगू शुरू होती है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी सर्टिफाइड झूठे और वोट चोर साबित हुए इलेक्शन कमीशन के अंदर। हमने क्या कहा, इसको छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, अब वो मैटर करता है, और उसके ऊपर फैसला आ चुका है इनकी तलाक के लिए। इलेक्शन कमीशन जो है उसका फैसला हाई कोर्ट के फैसले के बराबर होता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, जाएं, वहां इनको पता चल जाएगा। अब ये जो है ना, फायरिंग किसने की, ये भी तो बात है। अगर आपको वो मोहतरमा की वो भी आपने देखा है क्लिप, जिसके अंदर वो खिड़की में लाने की बात कर रही है राना सनाउल्लाह को, और वो कह रही है उसको बुक करना है, हमने फलाना करना है। अभी तक किसी फायरिंग का, जो टाइगर फोर्स के लड़के बुलाए हुए थे उन्होंने, जो सारा दिन दस्ते में फायरिंग करते थे, उनमें से कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इन्होंने कहा हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो भी आज तक सामने नहीं आई। राना सनाउल्लाह स्ट्रेट
एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मैं और वो वहां मौजूद, अब ये फिर बोले चले जा रही हैं, मैं और वो वहां मौजूद थे, हमने प्रेस से बात की, वो वजीराबाद चले गए, मैं पार्टी ऑफिस में चली गई। और उस ये टोटल जो है राना सनाउल्लाह साहब की एक्टिविटी है, लेकिन इनके इल्जामात लगाने से, चीखने चिल्लाने से, तो आप अपने अल्फाज वापस नहीं ले रही उस्मा बुखारी साहिबा, इसका मतलब है वो पूरी कौम ने देखा। और फायरिंग वाले क्यों नहीं पकड़े गए? लेकिन आप ये कह रही है ना उस्मा बुखारी साहिबा, यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे है, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहिबा, एक सेकंड। इलेक्शन कमीशन की ये वकील बनी हुई है, जिस इलेक्शन कमीशन के तकद्दुस के लिए ये निडाल है, क्या उस इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक ये और राना सनाउल्लाह उस पोलिंग स्टेशन के अंदर दिल चाहता है कि मैं भी इनको बोलने ना दूं, मिजाज थे? मेरी बात में मुसलसल ये मोहतरमा बोलती रही है, और आप उनको खामोश भी नहीं करवा सकते। चले ये उनसे पूछते हैं। साथ एक और सवाल है उस्मा बुखारी साहिबा, आपने कहा जी कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं इनसे माफी मांगू, एंड आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। जो भी एलिगेशन आपने ये लगाया फार्म हाउस वाला के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वहां पे रखा हुआ था और ये वहां पर मौजूद थी, डॉक्टर साहिबा मैं इसको अदालत लेके सुन तो लेना डॉक्टर साहिबा, सवाल तो पूछने देना। आप कह रही हैं, अब आपने कहा कि आपके पास सबूत है, मैंने इसको अच्छा ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैंने सवाल तो पूछ लाऊंगी करें, और अगर इसने क्लैरिफिकेशन नहीं करनी तो ये जंग जो है मीडिया से नहीं, ये कोई तरीका है, प्रोग्राम होते हैं और इसको साबित करना है कि मेरा सवाल आप ही की फेवर में है डॉक्टर साहिबा, पूछ लेने दें। हुआ कहीं पे उस्मा बुखारी साहिबा, सवाल ये है कि आपने कहा जी कि मैंने पूछा जी आपके पास कोई सबूत है, आपने कहा सबूत है, और फिर मैंने कहा जी क्या सबूत है, आपने कहा जी कि इंक्वायरी करें और इन सब के मोबाइल की लोकेशन जो है वो एक जगह पर आ जाएगी, जब ये इलेक्शन कमीशन करेगा तो तब आ जाएगी। तो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन करेगा, तब लोकेशन चेक करेगा, तब पता चलेगा, आएगी नहीं आएगी ये तो तब की बात है ना। तो आपके पास तो कोई सबूत नहीं है ना, इंक्वायरी में आप कह रही कि इंक्वायरी करें, यू डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ इट, जो इल्जाम आप लगा रही। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं बैरिस्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन जाहिर है किसी फोरम पे देने हैं ना हमको। मोहतरमा बड़ा वो कही जा रही है, कोर्ट लेके जाना, ले जाए, 24 घंटे का इंतजार क्यों करिए, सुबह लेके जाए। मैं वकील बनी नहीं, फिर भी मैं कोई जाली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वकील हूँ, और मैं जो है वो क्या वकील हूँ क्या नहीं, आप मुझे शॉप से ले जाए, मैं आपको वहां देख लूंगी, मैं अपने जवाब में लिखूंगी कि मोहतरमा का फोन ले लें, पता लग जाएगा। अब वो फिर बोलना शुरू हो गई है, बैरिस्टर साहब आई एम सॉरी, ऐसे प्रोग्राम नहीं हो सकता। ये कोई तरीका है कि आप वो वकील चिल्लाने से हकायत बदल जाएंगे। चले मैं एक ब्रेक लेता हूं, आप वकील बन के मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक टू सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट ये, माशाल्लाह दोनों बड़ी सीजन पॉलिटिशियंस हैं, और रिक्वेस्ट ये है कि अपनी अपनी बारी पर गुफ्तगू फरमा लें ताकि क्लियर स्पीच तो जाए ना हमारे ऑडियंस तक। बहरहाल जो बात होगी जी, एक एलिगेशन आया उस्मा बुखारी साहिबा की तरफ से, इंक्वायरी उसके ऊपर वो कहती हैं जी होनी चाहिए, और डॉक्टर साहिबा ये कहती हैं गलत है, मैं लीगल नोटिस दूंगी, उनका भी राइट है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कुछ हमने डेवलपमेंट्स देखती हैं, चाहे वो ज़िमनी इंतखाब है, अपोजिशन कहती है कि चारों हलकों से आप हार गए हैं या आपके इत्तेहादी हार गए। दूसरा डस्का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हम देखें वो 12 MNAs, गिलानी साहब ने दावा किया जी कि वो मुझे कहते हैं कि अगर आप हमें PMLN का टिकट दिलवा दें तो हम आपको सेनेट में वोट करते हैं। तो क्या ये इस तरफ इशारा है कि वो बिलावल भी कह रहे हैं, मरियम नवाज भी कह रही हैं कि खुफिया ताकतें न्यूट्रल हो गई हैं और ये अच्छी बात है? कोई ऐसी बात है डॉक्टर फिरदौस साहिबा? पहली बात तो ये है मिनिस्टर साहब के पहली दफ़ा PMLN को जिस अंपायर को हमेशा वो साथ मिला के खेला करते थे वो न्यूट्रल हुआ तो वो पसंद नहीं है। तो ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है कि अगर उन्हें न्यूट्रल अंपायर जो है वो पसंद आना शुरू हुआ है, क्योंकि ये पहला इलेक्शन था जिसके अंदर अंपायर ने PMLN से कोई गठजोड़ नहीं किया था और अवाम की राय का एहतराम किया था और अवाम को ये हक दिया था कि वो अपनी क़यादत को चुने, और जो नून लीग के मिजाज के खिलाफ था, क्योंकि इससे पहले 2/3 अक्सरियत हमेशा
अंपायर को साथ मिला के लेते रहे। तो जहां इन्होंने अच्छा काजी फायज ईसा केस का हवाला दिया, वहाँ इंटरेस्टिंगली बैरिस्टर साहब, आप अगर असगर खान केस को भी पढ़ लें और वहाँ पे ये उस फैसले के अंदर जो इत्तेहाद बना, जिसके अंदर ये नवाज शरीफ एंड PMLN ग्रुप के ऊपर जो सबसे बड़ा स्टिग्मा लगा कि उसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए और किसने वो बेनजीर हुकूमत को हटाने के लिए वहाँ पे कारस्तानियाँ की, और कौन सी जमात है PMLN की क्यादत का, वो कौन सा नाम था, वो कौन सा शाहकार था जिसने पीपल्स पार्टी को हराने के लिए। लेकिन ये तो माजी के किस्से हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन अभी आप कह रही हैं कि एम्पायर न्यूट्रल हो गया है। तारीख दुरुस्त रहे डॉक्टर साहिबा, आपने कहा एम्पायर न्यूट्रल हो गया है। न्यूट्रल है अंपायर, ना पहले किसी के साथ था, अच्छा। ना अब किसी के साथ है। अच्छा, पहले भी नहीं था, कानून के साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा था, पाकिस्तान के कौमी मफाद के साथ खड़ा था। अब भी एम्पायर जो ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ ऑपोजिशन की तरफ, नेशनल इंटरेस्ट जो है ऑपोजिशन की तरफ जाता हूँ। रिक्वेस्ट ये है, दूसरी बात जो आपने कही है ना, मैं जल्दी से आपको जो बाय इलेक्शन का आपने जल्दी वाइंड अप कर लें प्लीज। मुझे ये बताएं कि ये इस हुकूमत को ये क्रेडिट दे दें कि जहां पे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज चीफ सेक्रेटरी को बिठा के ये उंगली हिला के कहा करते थे कि ये सीट चाहिए, ये सीट चाहिए, जैसे भी है सीट लेके आओ। इवन के मरियम नवाज के अपने इलेक्शन के अंदर 2.5 अरब के तरक्याती मंसूबे दिए गए और बेतहाशा सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते रहे इलेक्शन जीतने के लिए। ये नया पाकिस्तान है, बदला हुआ पाकिस्तान है, जहां सरकारी मशीनरी और सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हुए और वही वजीराबाद की सीट जीत देते हैं उसी हुकूमत और उसी सरकारी मशीनरी की मौजूदगी में, और डस्का जहां हार जाते हैं। नहीं, इस बात का क्रेडिट ठीक है, चले अगर आप क्लेम कर रही हैं तो। अब ये आपने अपना पॉइंट दे दिया। डॉक्टर साहब, आप इजाजत दें, मैं जा रहा हूँ ऑपोजिशन के पास, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने बीच में इंटरफेयर नहीं करना। आप 2 से 3 मिनट उनको नॉन स्टॉप बोलने देना है, क्योंकि उनका भी राइट है ना। मेरा शो है, आई एम द मॉडरेटर, तो आई हैव टू मेक श्योर कि बैलेंस हो। तो अब 2-3 मिनट उन्हें बोलने दें, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। जी, लेकिन अगर वो गलत आपकी नजर में कह रही हैं तो अपनी टर्न पे आप इतराज उठाए ना, प्लीज बीच में ना बोलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, छोटे भाई की हैसियत से ही समझ लें। जी उज़मा बुखारी साहिबा, जी उज़मा साहब, मज़ाक ना करें, अवाम को गुमराह ना करें। उज़मा बुखारी साहिबा, योर टर्न जी। लाहौल वाला कुव्वत। अब इसका सर्टिफिकेट हमें फिरदौस आशिक अमान साहिबा देंगी कि सच और झूठ क्या होता है, जिन्होंने पता नहीं खुद कभी सच बोला है या नहीं। ये मेहरबानी करें, ये जो मुफ्ती ये बनी हुई है ना, ये अपने तक रहें, दूसरों तक ना रहें। अब जो हकायक है ना, वो पूरी कौम ने देखे हैं, और हकायक पता है डस्का के पुलिस स्टेशन के दीवार के ऊपर इनकी जो है वो कैंपेन लगी होना, बचत बाजार जो है पंजाब हुकूमत का उसके अंदर होना, और फिर अब इलेक्शन कमीशन ने सबूत के साथ वो फिर बोल रही हैं बैरिस्टर साहब, ये मुझे लगता है ज़हनी तवाज़ुन नहीं रहा इनका। ठीक, ये इस तरह ये खाली बर्तन ज्यादा बचता है ना किया करें। आपने बोल लिया ना जो आपने बोलना था, अब हौसला किया करें। आप बड़ी बहादुर बनती हैं तो फिर हौसला किया करें, दूसरों की कमेंट सुनने का आपके अंदर जो है ना वो हिम्मत होनी चाहिए। इतना हौसला रखे, मेरे अंदर है, मैं आपकी हर बात सुनती हूँ और वो हजम भी कर लेती हूँ। तो बीबी थोड़ा सा हौसला अपने अंदर भी लेके आए कि वो क्या है। ये वो मोहतरमा है और ये है वो उनका स्टांस जिसके ऊपर हमें एतराज है कि ये हमेशा इदारों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी ये मोहतरमा फरमारी होती है, इनका सॉफ्टवेयर जो है वो देख लेंगे, इनका सॉफ्टवेयर बदल लेंगे। कभी जो है अब वो कह रही है उसामा बिन लादेन की बात कर रही है, वो IJI के बनने की बात कर रही है। तो वो असगर खान केस में दूसरा फरीक कौन है? प्यारी बाजी, वो दूसरा फरीक जो है ना, वो उसकी भी बात कर लिया करो। फिर वो यही तो हमारा केस है कि वो जो दूसरा फरीक है ना, उसको भी देखना होगा, उस फरीक को भी अपने जो है अपने इदारे को अपने दायरा इख्तियार में आना होगा। लेकिन मोहतरमा खुद जो है दूसरों को बैसाखियां और क्या क्या सुनाती हैं। मोहतरमा को हमें जो है वो कितनी दफा फारिग किया गया है सियालकोट के जो है वो इलेक्शन से, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करें। आपके पास बैसाखी पे ही तो आई हैं आप, वहां से आपको निकाला गया, यहाँ आके आप फिर बैसाखी के ऊपर जो है नॉन इलेक्टेड होते हुए अब मावने खसूसी आके बैठ गई है। बीबी इसको कहते हैं बैसाखी। और जो है ना पॉलिटिकल जो स्ट्रगल होती है वो हर एक को पता होता है। यहाँ पे लोगों के दिमाग खाली नहीं है, वो मुसलसल बोल रही है। ये यहाँ से
फारिग हो चुकी हैं। उसकी कनीज ये बांध इस के नहीं बेचारी आई के हूँ। अंदर हौसला और हिम्मत नहीं मरियम है नवाज की इख्तिलाफ कनीज का सुनने की। ये बर्तन है खाली जो खाली देखिए बचता प्लीज रहेगा, आप लोग बचता रहेगा, जातियात बचते पर रहो, ना बचाओ जो। एक तुम दूसरे खाली को बर्तन कमेंट में बचती रहो, दें। मेरी sorry, रिक्वेस्ट बच्चे ये है कि साहब, सियासत पे I'm रहे, sorry, पॉलिटिक्स पे I'm रहे sorry। ना। इनके साथ बैठा के और देखिए एक I'm sorry। डॉक्टर है, दूसरी I'm वकील है, sorry। दोनों मुझे सीजन तरस आ रहा है पॉलिटिशियंस इनके हैं। ऊपर। ना 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 प्लीज नहीं, पर्सनल तरस तो आवाम कमेंट्स को ना मुझे करें, ऐसा सियासत मत पे मिलाइए, मेरे डिस्कशन। से सब ऐसे मत करें। कैसे मैंने कहा आवाम लाइन पे क्रॉस की, मुसल्लत है। उसने क्या क्या और नहीं बोला, आवाम को क्या वाकई क्या वो तरस आ बिलो रहा द है, बेल्ट भी औरतों कनीज़े मुझको तो दोयम शर्म नहीं जो आती, है, मुझे तो आती है। वो उसको मैं तो उनके कहने बारे के में लिए नहीं कुछ बोलती भी हूँ, नहीं मुझे है। भी साथ कहे चले जा और रहे हैं। कनीज़े आप हिम्मत दोयम पैदा जो करें, है, कहें उनको वो गलत मैडम, कहें। मैडम मैं सिर्फ वो अपने इतना कह बारे रहा में हूँ कि शादी पर्सनल वाले के कमेंट्स अलावा ना बोलती करें। रहती है, और पता नहीं मुझे क्यों। दुख है इस चा बात चा का चा 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 करती रहो। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ ना, एक मिनट रुक करो, जाए, एक मिनट रुक हमारी जाए। बहन जो है तरस आता है वो तुम्हारे आज ऊपर। कनीज़े दोयम के नाम So से sorry for बचाई you. जा रही है, तो इससे So बड़ा दुख sorry क्या for you. होगा? So sorry for you. नहीं, ये तो दुख So की बात sorry तो for है you. ना कि So क्यों sorry जो for है you. वो उस्मा अल्लाह बुखारी तुम्हारा कनीज़े हाथ भला दोयम करे, खिलाना दुआई शुरू दे हो। सकती हूँ तुम्हें मैं। तो क्यों ऐसा हो कि वो जाली राजकुमारी जो आप भूलन देवी क्योंकि का तुम रूप खात्मा धार हो गई ना, है, इसलिए तो खात्मा अब होती है, कान पकड़ के उसकी फेडरल से हाँ में निकाली हाँ जाए, मिलाती पंजाब में नजर फेंक आए। दी जाए, तो फिर ये आके तो कहें तकलीफ मैं की तो बात है ना। बहुत सादक और तो अमीन हूं, वाकई जैसे तुम्हारा इस लीडर तरह सादक मारे अमीन वैसे मुझे। तुम खुद। और हाँ। जिस तरह तुम्हें नहीं पता था, इस तरह मुझे भी नहीं पता था। बैरिस्टर साहब, आप कि इनके तुम्हें साथ कर मेरे लीजिए सामने प्रोग्राम। लाया जा रहा है, वरना वो बेचारी मैं- ज़हनी तौर मैं पर फारिग हो सियासी चुकी हैं, तो यकीनों के मैं साथ उनको क्या बैठना कहूँ? पसंद ही नहीं करती। मेरे साथ कोई नहीं, ऐसे ना करें, आप दोनों चलें। पे बात भी है। किसी सूरत में मुंह ही नहीं लगाती। रिक्वेस्ट है और कितना- सियासी यतीम जो दूसरों बोले, के बोले। सहारे और लोग बैसाखियों तमाशा पे देख रहे हैं तुम्हारा। सिर्फ कनीज़े बेचारी अव्वल खिसक गई है, कोई और बात दोयम नहीं। का किरदार अदा करें, उनकी अपनी पहचान ही ना हो, तो मैं तो उनके साथ वैसे ही नहीं बैठती हूँ। करो, करो। ये तो पर्सनल लेवल पे आपने कमेंट्स आ ज्यादती गए। की बहुत है। शुक्रिया कि डॉक्टर आपने फिरदौस सियासी आशिकवान यतीम साहब, ला के आपको मेरे और साथ उस्मा साहबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दोनों ही बड़ी काबिल एहतराम है, खातून होने की हैसियत से भी और पॉलिटिशियन होने की हैसियत से भी, प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन होने की हैसियत से भी। वो ठीक है, कभी कभी सियासत में कोई भी इंसान हो वो थोड़ा ज़्यादा जज्बाती भी हो जाता है, लेकिन पर्सनल कमेंट से परहेज़ करना चाहिए और इज्तनाब करना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ख़वातीन और हज़रात, कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।